क्या हो अगर आपकी साइंस की किताब में लिखा हो कि भगवान गणेश की प्लास्टिक सर्जरी हुई, या फिर यह कि महाभारत का कर्ण जेनेटिक साइंस से पैदा हुआ था, और यह भी कि ब्रॉन्ज के बर्तन में खाना खाने से डाइजेशन बेटर होता है। सुनने में अजीब लग रहा है क्या? अरे नहीं, अजीब क्यों लगेगा। हमारे आसपास इस तरह की कपोल कल्पनाएं ज्ञान के रूप में फैली थी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इसके प्रचार में बहुत काम किया है। अब कुछ ऐसी ही बातें 8th क्लास की साइंस की किताब में पढ़ाई जाने वाली है। कांस औषधीय गुणों से भरपूर है, कणाद का दर्शन आज के एटॉमिक थ्योरी की जड़ है, भास्कराचार्य ने जल पत्र से ग्रहों की स्थिति माप कर लिया था, चेचक के इलाज के लिए वेरियोलेशन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारतीय वैज्ञानिक विरासत कहकर पेश किया गया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच में साइंस है या साइंस के नाम पर झूठे गौरव के प्रचार की कहानियां? पिछले कुछ सालों में झूठे राष्ट्रवाद की आड़ में जिस तरह से इतिहास का गुड़ गोबर हुआ, क्या वही पैटर्न साइंस में भी उतर जाएगा? एनसीईआरटी की नई किताबें अब एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और डेटा की जगह धार्मिक संदर्भों और पौराणिक कथाओं से भरी जा रही है, जो एक स्यूडो साइंस है। जैसे कणाद को परमाणु का जनक बताना, वेदों में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोजने की कोशिश करना। आपने बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की वायरल रील्स और संसद की स्पीच देखी है, जिनमें वो स्यूडो साइंस को साइंस के नाम पर परोसते हैं। कभी 360 डिग्री को वैदिक ज्ञान बताते हैं, कभी चांद से इंसानी दिमाग के जुड़ाव की थ्योरी दे देते हैं। सवाल ये है, असल साइंस कहता क्या है? क्या कांस यानी ब्रॉन्ज वाकई औषधीय गुणों से भरपूर है? क्या वेरियोलेशन आधुनिक वैक्सीन का देसी संस्करण था? क्या कणाद का दर्शन आज के एटॉमिक थ्योरी की जड़ है, या फिर एक खास विचारधारा से जुड़े लोग जानबूझकर स्यूडो साइंस को बढ़ावा दे रहे हैं? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवाल पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अपने सवालों के जवाब जानने से पहले हमें एक शब्द को समझना होगा, स्यूडो साइंस। सीधी भाषा में कहें तो ऐसी बातें जो देखने या सुनने में बहुत साइंटिफिक लगती, लेकिन असल में उनका साइंस से कोई लेना देना होता नहीं। ये चीजें खुद को साइंस की तरह पेश करती हैं ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, लेकिन उनके पीछे ना कोई ठोस सबूत होता है, ना ही कोई साइंटिफिक जांच पड़ताल। मान लीजिए कोई कहे कि चंद्र ग्रहण के समय खाना जहर बन जाता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। ये स्यूडो साइंस है, क्योंकि न तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन है, ना ही कोई मेडिकल रिसर्च जो इसे साबित कर सके। साइंटिफिक तरीके में किसी भी दावे को साबित करने के लिए टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन और सबूत जरूरी होते हैं। लेकिन स्यूडो साइंस में लोग भावनाओं, धार्मिक विश्वासों या पुराने ग्रंथों की कहानियों के आधार पर दावे कर देते हैं। इसलिए किसी भी चीज को तब तक साइंस नहीं माना जा सकता जब तक उसे आज की साइंटिफिक लैब में दोहराया न जा सके। असल साइंस सवाल पूछता है, शक करता है, सबूत मांगता है। वहीं स्यूडो साइंस अक्सर जनता को गुमराह करता है, इसलिए सत्ता इसका खूब इस्तेमाल करती है। नया उदाहरण देखने को मिला है क्लास 8 की साइंस की किताब में। एनईपी 2020 के तहत एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की नई साइंस की किताब जारी की, जिसमें यह साफ नजर आता है कि अब साइंस सिर्फ एक्सपेरिमेंट और थ्योरी का मामला नहीं, बल्कि विरासत और गर्व का मसाला बन चुका है। किताब में बताया गया है कि कैसे भारत में चेचक के टीके से पहले वेरियोलेशन नाम की परंपरा थी, कैसे परमाणु की कॉन्सेप्ट पहले ही दे दिया गया था, कैसे कांस या तांबा, टिन के अलॉय को औषधियों में इस्तेमाल किया जाता था, और कैसे भास्कराचार्य ने पानी के कटोरे से ग्रह नक्षत्र नाप लिए थे। इस किताब में इसरो के मिशंस का भी जिक्र है, ताकि ये लगे कि सब कुछ बैलेंस्ड है। यानी एक तरफ साइंस की असल संस्थाएं, दूसरी तरफ वेदों के अनुवादित पंक्तियों से निकाले गए साइंस जैसे दावे। अब इन दावों में साइंस कितना है, कितना लॉजिक है और कितनी आस्था है, समझिए। एनसीईआरटी की नई किताब कहती है कि भारत में चेचक के टीकों से पहले वेरियोलेशन नाम की तकनीक अपनाई जाती थी। इसमें संक्रमित घाव से मवाद लेकर किसी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा पर खरोंच दिया जाता था, जिससे उसे संक्रमण हो जाता था। अब कुछ लोगों का शरीर इसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बना लेता था और कुछ का पूरी तरह संक्रमित हो जाता था। सुनने में यह जरूर आधुनिक टीके का देसी रूप लगता है, लेकिन इसे साइंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ना तो मापी गई ना ही नियंत्रित थी। इसमें मौत का खतरा ज्यादा था। एडवर्ड जेनर का टीका पहली बार साइंटिफिक पद्धति से काम आया, जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित ढंग से मजबूत किया गया था। वेरियोलेशन एक परंपरा थी, न कि साइंटिफिक आविष्कार। इसके बाद किताब में आचार्य कणाद की बात आती है, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु का सिद्धांत बताया।
आचार्य कणाद के बारे में लिखा गया है कि इन्होंने बताया हर चीज सूक्ष्म कणों से बनी है। सच्चाई यह है कि कणाद का दर्शन दार्शनिक विचारधारा थी जिसे उन्होंने वैशेषिक सूत्र में दर्ज किया था। यह ना तो किसी प्रयोगशाला में परखा गया, ना ही कोई गणितीय सिद्धांत इसके साथ था। वही आधुनिक एटॉमिक थ्योरी की नींव जॉन डाल्टन ने रखी, जिनके पास प्रयोग, डेटा, फॉर्मूले और विश्लेषण की ताकत थी। बात करते हैं कांस यानी ब्रॉन्ज की। किताब बताती है कि आयुर्वेद में कांस्य को औषधीय गुणों वाला माना गया। यह पाचन सुधारता था और इम्यूनिटी बढ़ाता था। लेकिन कोई साइंटिफिक स्टडी, मेडिकल पेपर या क्लिनिकल डाटा ऐसा नहीं बताता कि कांस्य खाने या उसमें खाना परोसने से पाचन बेहतर होता है। ये एक संस्कृति आधारित मान्यता है, ना कि साइंटिफिक तथ्य। अगर कांस्य वाकई इतना फायदेमंद होता तो आज के अस्पताल स्टील नहीं, कांस्य के उपकरणों से भरे होते। फिर आता है प्रकाश वाला अध्याय, जिसमें कहा गया है कि भास्कराचार्य ने जलपात्र के माध्यम से ग्रहों की स्थिति माप ली थी। भास्कराचार्य रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को समझते थे, लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ अनुमान या अवलोकन की प्रक्रिया थी। परावर्तन के नियम जैसे स्नेल के नियम का प्रयोग और गणना के बाद सामने आए। भास्कराचार्य की खगोल गणना धर्म और पंचांग की गणना के लिए थी, न कि लेंस और प्रकाश की भौतिकी समझने के लिए। और फिर तैत्तिरीय संहिता में सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की यात्रा का वर्णन। इसमें कोई शक नहीं कि प्राचीन समाजों ने सूर्य की गति को देखकर समय मापने की कोशिश की, लेकिन यही काम मिस्र, चीन और माया सभ्यता ने भी किया। इसे सिर्फ भारत की खोज कहना ऐतिहासिक झूठ है। और इसरो के आधुनिक स्पेस मिशन को इन ग्रंथों से जोड़ना ऐसा है जैसे कोई कहे कि बृहद संहिता पढ़कर चंद्रयान बना लिया गया। असल मुद्दा यह है कि एनसीईआरटी ने जिन बातों को हमारी साइंटिफिक विरासत कहा है, वो दरअसल पारंपरिक ज्ञान, अनुमान और दर्शन है, न कि प्रयोगशाला में परखे हुए साइंटिफिक सिद्धांत। हालांकि एनसीईआरटी की किताब में प्राचीन मिथकों को साइंस कहकर पढ़ाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। सरकार तैयारियां लगभग पिछले एक दशक से कर रही है। आपने सुधांशु त्रिवेदी की कोई स्पीच तो देखी ही होगी, चाहे वो सांसद हो, न्यूज चैनल की बहस हो या फिर उनके वायरल इंस्टाग्राम रील्स। हर जगह ये बात रखते हैं कि वेदों में सब कुछ पहले से लिखा है। त्रिवेदी बड़े आत्मविश्वास से दावा करते हैं कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंस, इन सब की जड़ें भारतीय वेदों में मिलती हैं। उनके मुताबिक विदेशी साइंटिस्ट ने बस नकल मारी है। इसके लिए ये कोई उदाहरण भी देते हैं, जैसे एक वेबसाइट का जिक्र करते हैं जिस पर लिखा हुआ है ओम = mc²। हालांकि किसी वेबसाइट पर कुछ भी लिखा होने से वो फैक्ट नहीं बन जाता, ये बात ये खुद भी जानते हैं। ऐसा ही इनका एक और बयान है जिसमें ये कहते हैं सर्कल में 360 डिग्री होती है, ये भारत की वैदिक खोज है। त्रिवेदी इसे धरती के 365 दिनों के चक्कर से जोड़ते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहें तो इनका कहना है हमारे पूर्वज पहले ही इसकी गणना कर चुके थे। लेकिन सच यह है कि 360 डिग्री की प्रणाली बेबीलोन की देन है, जिसे डिवीजन की आसानी के लिए अपनाया गया ताकि उसे 2, 3, 4, 5, 6 जैसे अंकों से आसानी से डिवाइड किया जा सके। वरना आप किसी सर्कल को अपनी सहूलियत के हिसाब से कितने भी पार्ट में बांट सकते हैं। त्रिवेदी एक और बयान में कहते हैं कि इंसान के शरीर में 70% पानी है। हमारे शरीर में कितना पानी है? 70%। इसलिए चांद का असर इंसानों पर भी वैसे ही होता है जैसे समुद्र पर ज्वार भाटा के रूप में, यानी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता है। ये साइंस नहीं, ज्योतिष का ग्लैमराइज्ड व्हाट्सएप वर्जन है। ना कोई डेटा, ना रिसर्च, ना एक्सपेरिमेंट, बस आस्था। लेकिन ये बातें सुधांशु त्रिवेदी को रोकती नहीं। उनके लिए इतिहास और साइंस दोनों एक स्क्रिप्ट है जिन्हें वो अपनी विचारधारा के हिसाब से एडिट करके पेश करते हैं। उनका साइंस वो नहीं है जो एक्सपेरिमेंट और डेटा से निकला हो, बल्कि वो है जो हिंदू गौरव के साथ पैक किया गया हो। सवाल उठाने वाला, जांच करने वाला, तर्क करने वाला साइंस नहीं। सुधांशु त्रिवेदी सरकार के अकेले ऐसे सांसद नहीं हैं जो आयुर्वेद, पुराणों और वेदों में साइंटिफिक सच्चाई ढूंढने की मुहिम में लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी की लाइन में खड़े हैं। जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उनके द्वारा लिए गए बड़े फैसलों में से एक था आयुर्वेदिक इलाज की पद्धतियों के लिए अलग मंत्रालय बनाना। नाम दिया गया आयुष मंत्रालय। यह सब किया गया ये जानते हुए कि आयुर्वेदिक इलाज और उसके तरीकों की कोई ठोस साइंटिफिक पुष्टि नहीं है। साल 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के दौरान कहा था, महाभारत के कर्ण की कहानी बताती है कि उस जमाने में जेनेटिक साइंस मौजूद था। मोदी का तर्क था कि कर्ण अपनी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उस दौर में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा कुछ होता होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान गणेश का जिक्र करते हुए कहा, जब किसी इंसान के शरीर पर हाथी का सिर लगाया गया था तो जाहिर है उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी भी होती रही होगी। मतलब उस दौर में कोई ऐसा डॉक्टर था जिसने इंसान के शरीर पर हाथी का सिर लगाकर सर्जरी कर दी। ये कहानियां धार्मिक आस्था की बात हो सकती है, लेकिन इनसे यह साबित नहीं होता कि उस दौर में जेनेटिक इंजीनियरिंग या प्लास्टिक सर्जरी जैसी टेक्निक मौजूद थी। इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि एनसीईआरटी की किताब में स्यूडो साइंस डालना एकदम से बना प्लान नहीं है।
इसके लिए सालों से मेहनत की गई है। एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव पहले सिर्फ इतिहास मिटाने या गौरव गाथा गढ़ने तक सीमित थे, अब उनकी पकड़ साइंस तक पहुंच चुकी है। कान सिखाने से पाचन ठीक होता है या चेचक के लिए पुराने जमाने में वेरियोलेशन टेक्निक थी जो आधुनिक वैक्सीन जैसी थी, तो बच्चे क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि जो कुछ आज साइंटिफिक रिसर्च करके कह रहे हैं वो सब तो हमारे पुरखों को पहले से पता था, फिर रिसर्च की जरूरत क्या है? जब कोई बच्चा पढ़ता है कि भास्कराचार्य दर्पण से तारे देख लेते थे या कणाद ने परमाणु खोज लिया था, तो उसे लगता है कि फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री जैसी आधुनिक साइंस कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ भारत में पहले से था। यह सोच उसे सवाल पूछने से रोकती है, हर चीज को श्रद्धा से देखने को मजबूर करती है। और यही तो साइंस का पहला उसूल है, संदेह करो, सवाल पूछो। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे टॉपिक पढ़ रही है, तब हम अपने बच्चों को बता रहे हैं ये सब अपने यहाँ पहले ही लिखा हुआ था। शिक्षा का मकसद बच्चों को सोचने, समझने और बदलने की ताकत देना होता है। लेकिन जब सरकार सोचने की बजाय सिर्फ श्रद्धा और गौरव पढ़ाना चाहती है, तो फिर किताबें ज्ञान का जरिया नहीं, प्रोपेगेंडा का जरिया बन जाती हैं। और जब किताबें प्रोपेगेंडा का जरिया बन जाएं, तो ज्ञान कहाँ से आएगा, तार्किकता कहाँ से आएगी, सवाल कहाँ से आएंगे? और जब सवाल ही नहीं आएंगे तो जवाब कैसे ढूंढे जाएंगे? जवाब नहीं ढूंढे जाएंगे तो प्रगति कैसे होगी? प्रगति ना हो और ये एक सहूलियत बन जाए क्या, इसीलिए विश्व गुरु होने का दावा किया जाता रहता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।